ऑलराइट, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने मीडिया यूआरएल के बारे में देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग टेम्पलेट्स के बारे में जानेंगे। तो टेम्पलेट्स बेसिकली एचटीएमएल पेजेस होते हैं। जैंगो में एचटीएमएल पेजेस एक अलग फोल्डर में रखे जाते हैं जिसका नाम होता है टेम्पलेट्स। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से एचटीएमएल फाइल्स को हम लोग रखते हैं। तो उसके लिए कोर ऐप्स के अंदर हम लोग को टेम्पलेट्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और उस फोल्डर के अंदर हम लोग को एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा उसी नाम से जिस ऐप के अंदर ये टेम्पलेट फोल्डर है। और एक और फोल्डर बनाते हैं रजिस्ट्रेशन करके, तो और एक और फोल्डर बनाते हैं रजिस्ट्रेशन फोल्डर। तो इसके अंदर हम लोग सारे लॉगिन, साइन अप और इंडेक्स पेज वगैरह इसके अंदर रखेंगे। तो एक बार फोल्डर क्रिएट हो जाने के बाद हम लोग हमारा सबसे पहला फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। तो वेबसाइट के पेज में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो हर पेजेस पे नेविगेशन बार और फुटर कॉमन होता है। तो हम लोग इस तरह से कोड लिखेंगे कि हम लोग बार बार हर पेज में नेविगेशन और फुटर का कोड बार बार ना लिखे। तो इसके लिए हम लोग नेविगेशन का कोड एक अलग सेपरेट एचटीएमएल फाइल में रखेंगे और फुटर का कोड एक अलग एचटीएमएल फाइल में रखेंगे। तो हम लोग जब भी कोई नया पेज बनाएंगे और हम लोग को उसमें नेविगेशन और फुटर चाहिए रहेगा तो हम लोग उसको सिंपली एक्सटेंड कर लेंगे। वो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टेम्पलेट्स को एक्सटेंड करना है। तो चलिए फटाफट से एक बेस नया डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए इसमें कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये डॉक टाइप है, ये बताने के लिए कि ये एचटीएमएल का कौन सा वर्जन है। और ये टाइटल, तो इधर पे जो मैंने ब्लॉक टाइटल में लिखा है कर्ली ब्रेसेस % ब्लॉक टाइटल, तो ये टेम्पलेट टैगिंग है, ये जैंगो का टेम्पलेट लैंग्वेज है। तो ये चीज़ बाद में रेंडर फंक्शन इसको रेंडर कर देगा और सिर्फ इसके अंदर जो फ्रेंड है वो एज अ टाइटल डिस्प्ले करेगा। तो ये इसलिए लिखते हैं ताकि दूसरे पेजेस में हम लोग सिर्फ ये ब्लॉक टाइटल टैग को यूज़ करें और जो भी उसमें नाम देंगे तो वो एज अ उस पेज में टाइटल आ जाएगा। और एंड ब्लॉक, से हम लोग ये बता रहे कि ये ब्लॉक इधर पे एंड हो रहा है। तो मैंने इधर पे अभी हेड टैग लिखा और हेड टैग के अंदर मैंने कुछ फाइल लिंक्स किए। तो सबसे पहला लिंक है जो वेबसाइट का लोगो है उसको लिंक किया है। तो इसके लिए मैंने स्टैटिक यूआरएल का यूज़ किया है। तो जैंगो में स्टैटिक का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी हमारे CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस फाइल है उसको स्टैटिक फाइल्स बोलते हैं। तो स्टैटिक फाइल के यूआरएल मेंशन करने के लिए हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं और वो यूआरएल को हम लोग कर्ली ब्रेसेस % और स्पेस दे के स्टैटिक और उस स्पेस दे के फाइल का पाथ और क्लोज़ कर देते हैं % और क्लोज कर्ली ब्रैकेट से। तो इस तरह से मेंशन करते हैं यूआरएल स्टैटिक फाइल के लिए। और उसके बाद हम लोग ने इंपोर्ट किया है बूटस्ट्रैप और उसके बाद हम लोग ने इंपोर्ट किया है फॉन्ट ऑसम की फ़ाइल और उसके बाद हम लोग ने इंपोर्ट किया है jQuery और उसके बाद हम लोग ने बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट CDN लिंक किया है। तो ये सारे CDNs है, तो ये सब हम लोग को लगने वाले हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग ने इधर हेड में इंपोर्ट कर लिया। तो स्टैटिक फाइल लोड करने के लिए हम लोग को ये टेम्पलेट टैग का यूज़ करना पड़ता है, लोड स्टैटिक फाइल्स। तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग टेम्पलेट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें रेंडर फंक्शन रेंडर करके यूज़र को सिर्फ नॉर्मल HTML पेज दिखाता, ये सारे सिंटेक्स नहीं दिखाता। तो ये कुछ CSS है जो मैंने स्टाइल टैग के अंदर लिखा है। तो क्लास को सेलेक्ट करने के लिए ये सिंटेक्स है और उसको मार्जिन 20 पिक्सल दिया है। तो कोई भी क्लास को एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट सेलेक्टर का यूज़ करते हैं और इधर पे हम लोग ने इमेज को सेलेक्ट किया और उसको कुछ प्रॉपर्टीज असाइन किए और यहाँ पे हम लोग ने आईडी को सेलेक्ट किया और उस पर कुछ स्टाइल्स अप्लाई किया है। तो आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग हैश का यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी नैवबार का कोड लिखते हैं। तो ये रहा सारा बाकी का नैवबार का कोड। तो चलो इसको एक एक करके समझते हैं क्या लिखा है। तो ये ब्लॉक बॉडी और एंड ब्लॉक, तो इसके बीच में हम लोग एक्सटेंड करेंगे जो भी हम लोग को चीज़ें दिखाना है। तो जैसे कि अभी हम लोग को इंडेक्स पेज दिखाना है तो हम लोग उस पे इंडेक्स पेज में
ये टैग का यूज़ करेंगे और इंडेक्स पेज इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये मैंने डिवीज़न ओपन किया एक, और एक इस डिवीज़न के अंदर मैंने नैवबार का कोड लिखा। तो ये बूटस्ट्रैप का कोड है नैवबार बनाने के लिए, और इसको मैंने डार्क थीम रखा है और इसको फिक्स्ड किया है टॉप पे। और ये हम लोग ने वेबसाइट का नाम इधर पे मेंशन किया। और ये है टॉगल करने के लिए। तो जब हमारी वेबसाइट मोबाइल के लिए लोड होगी तो जो जो 4 लाइंस आती है एक के ऊपर एक, और उस पर क्लिक करने के बाद पूरा नेविगेशन दिखता है मोबाइल में, तो ये वो चीज़ करने के लिए है। नैवबार के एलिमेंट्स को अभी लिखेंगे। तो नैवबार के एलिमेंट्स को हम लोग ने इधर पे लिस्ट किया, और इधर पे हम लोग ने इनलाइन फॉर्म का यूज़ किया है। और इसके अंदर अभी हम लोग ने ए टैग यूज़ किया है, हाइपरलिंक दिया है और ये सारे एलिमेंट्स को। तो ये सारे हमारे नेविगेशंस के बटन होंगे। तो जैसे कि होम, एडिट प्रोफाइल, तो इसको इस क्लास से एक्सटेंड किया। तो ये सारे बूटस्ट्रैप के क्लास है। तो आपको इसका पूरा रेफरेंस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो और पूरी चीज़ें समझ सकते हो। तो ये इधर सिंटैक्स हम लोग ने इफ़ लिखा है। तो टेम्पलेट टैगिंग के हेल्प से हम लोग इधर पे पाइथन भी लिख सकते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस और परसेंट सिंबल के अंदर हम लोग ने इफ़ स्टेटमेंट लिखा है, और इधर पे चेक किया है कि अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, इसका मतलब कि अगर यूज़र ने लॉग्ड इन किया है तो उसको ये चीज़ दिखाए, ये नैवबार दिखेगा। और एल्स अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो उसको हम लोग सिर्फ होम बटन और लॉगिन और साइन अप, ये 2 बटन दिखाएंगे। और अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो ये ऊपर इफ़ वाला टेम्पलेट ही रेंडर होगा और उसको दिखेगा। लॉग्ड इन वाले जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है, एक लॉग्ड इन यूज़र को जो भी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करने के लिए होनी चाहिए, वो सारे बटन्स हम लोग नैवबार में दिखाएंगे। तो इस तरह से हम लोग डायनामिकली नैवबार का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा नेविगेशन का कोड हो गया। तो चलिए बेस फूटर डॉट HTML का कोड भी लिख लेते हैं। तो और फोल्डर के अंदर हम लोग एक और फाइल क्रिएट करते हैं base_footer.html नाम से। तो चलिए फूटर का कोड इसमें लिख लेते हैं। तो ये रहा फूटर का कोड, इसमें कुछ स्टाइलिंग्स अप्लाई किए हैं। और ये रहा फूटर क्लास हम लोग ने यूज़ किया है, उसको आईडी दी है फूटर। और इस फूटर आईडी को हम लोग ने इधर पे CSS टैग के हेल्प से सेलेक्ट करके उसको कलर ब्लैक दिया है, लेफ़्ट बॉटम 0 और विड्थ 100% रखा है। और ये रहा कॉपीराइट के लिए। और इधर पे एक href यूज़ करके हम लोग ने वेबसाइट का नाम दिया है। तो ये हम लोग ने हमारा बेस फूटर का कोड लिख लिया। तो चलिए अभी बेस नाउ में हम लोग URLs मेंशन कर देते हैं साइन अप और लॉगिन के लिए। जो भी URLs हम लोग ने क्रिएट किए थे urls.py फाइल में साइन अप और लॉगिन के लिए, ताकि इस बटन पे क्लिक करते ही यूज़र साइन अप और लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो URL को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2 कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसमें 2% सिंबल देंगे और स्पेस देके URL और स्पेस देके जो भी URL पे हम लोग को रिडायरेक्ट कराना है उस URL का नाम। तो जैसे साइन अप के केस में URL का नाम है साइन अप, जैसा इधर देख सकते हैं कि साइन अप है, तो ये नाम हम लोग इधर पे मेंशन करेंगे। तो ये बन गया साइन अप के लिए URL। तो उसी तरह लॉगिन के लिए भी URL बनेगा और बस नाम चेंज होगा लॉगिन। तो इधर पे नाम आएगा जैसा नाम urls.py में URL का है। जैसे इधर देख सकते हैं कि लॉगिन नाम है, तो यही नाम मैं इधर पे लिखूँगा। तो ये लॉगिन और साइनअप के लिए URL कॉन्फ़िगर हो गया। तो अभी उस बटन पे क्लिक करने पे ये जो भी HTML पेज अभी हम लोग बनाएंगे लॉगिन और साइनअप के लिए, तो ये उधर पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और हम लोग को वो HTML पेजेस दिखाएगा।
तो चलिए लॉगिन और साइन अप के लिए HTML पेज लिख लेते हैं। तो जैसा कि इधर पे देख सकते हैं कि लॉगिन से रिलेटेड एक HTML फाइल है कोर में login.html, और साइन अप से रिलेटेड एक HTML फाइल होगी जो हम लोग ने व्यूज़ में मेंशन की थी, registration/signup.html। तो signup.html हम लोग इधर पे क्रिएट करेंगे। तो चलो लॉगिन और signup.html क्रिएट कर लेते हैं न्यू फाइल पे क्लिक करके। तो हमने दोनों फाइल क्रिएट कर ली है। तो चलिए login.html का कोड लिख लेते हैं। तो ये रहा login.html का कोड। तो इधर पे हम लोग ने ऊपर लोड स्टैटिक यूज़ किया है, जैसे कि इमेज को लोड करने के लिए हम लोग ने स्टैटिक यूआरएल का यूज़ किया है, इसलिए ऊपर हम लोग ने मेंशन किया। ये HTML स्टार्ट हुआ हेड, ये लॉगिन टाइटल, और हम लोग ने स्क्रिप्ट टैग दिया है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ एनिमेशन देख सकते हैं। तो कुछ बबल्स आते हैं इस पेज पे, तो उस बबल्स का कोड ये स्क्रिप्ट है। बेसिकली मैंने ये टेम्पलेट उठाया था और उस टेम्पलेट को मॉडिफाई करके मैंने ये प्रेजेंट किया। तो ये डिफ़ॉल्ट कोड है। तो इस वेबसाइट की जितनी भी CSS स्टाइलिंग थी वो मैंने style.css में लिखी है, और इधर पे मैंने मेंशन किया है उसका पाथ कि वो किधर पे है। तो core/css/style.css के अंदर ये फाइल प्रेजेंट है। तो चलो ये फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो स्टैटिक फ़ोल्डर बनाते हैं हमारे कोर ऐप के अंदर, और इस स्टैटिक के अंदर हम लोग एक कोर फोल्डर वापस से बनाएंगे। और इसके अंदर हम हमारा CSS और इसके अंदर हम लोग कोड हमारा कॉपी कर देते हैं। और इसमें जो भी कोड है वो मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये जो भी टेम्पलेट का कोड था एज इट इज़ मैंने उठा के इसको लिंक किया है इधर पे। सॉरी, इसका नाम style.css आएगा, CSS नहीं। चलो अपना फाइल का फोल्डर खोल लेते हैं और हमारे वेबसाइट का लोगो इधर पे कॉपी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स में कोर में स्टैटिक के अंदर हम लोग इधर पे देख सकते हैं कि CSS फोल्डर के अंदर style.css होना चाहिए था, तो जो कि मैं भूल गया था। तो CSS के अंदर style.css को डाल देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और इधर पे स्टैटिक के अंदर हम लोग ने logo.png इस तरह से बताया था कोड में, तो उस तरह हम लोग ने इधर पे लोगो कॉपी कर दिया। तो जैसा कि इधर देख सकते हैं स्टैटिक logo.png, और इधर पे core/css/style.css है कोर। तो इधर पे देख सकते हैं साइड में, तो ये पाथ मैच कर रहा है। तो ये फाइल CSS अभी लोड होगी, पहले लोड नहीं होती थी अगर उस तरह से लिखा होता। तो ये इसका डिवीजन क्लास है। फिर इधर पे H1 हेडिंग दी है लॉगिन। फिर ये भी इसका इनबिल्ट क्लास है जो इसके फॉर्म में था। तो हम लोग अभी हमारा इधर लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए टैग यूज़ करेंगे, और इधर पे मेथड होगा पोस्ट, और इधर पे हम लोग ने CSRF टोकन लिया। तो ये जो CSRF टोकन हम लोग इधर पे बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग इधर पे फॉर्म्स को वैलिडेट कर रहे हैं बैकएंड में। तो जो फॉर्म बैकएंड से आया है उसको एक यूनिक आईडी रहेगा हर एक यूज़र का, और जो फॉर्म यूज़र ने सबमिट किया है उसके साथ एक हिडन टोकन भी जाएगा सर्वर पे, जो सर्वर ने जनरेट किया है, और वो मैच करेगा। अगर वो मैच होगा तो ही वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो वो रिजेक्ट करेगा इस फॉर्म के सबमिशन को। तो ये CSRF अटैक को प्रोटेक्ट करने के लिए जेंगो में सिक्योरिटी फीचर है। और हम लोग ने form.as_p, तो जो फॉर्म हम लोग उधर से भेज रहे थे उसको हम लोग इधर पर रेंडर करने के लिए हम लोग इस फॉर्म के ऊपर form.as_paragraph p का मतलब, तो इससे जेंगो करेगा क्या, जो बैकएंड से फॉर्म ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका एक ऑटोमेटिकली फॉर्म क्रिएट करेगा। तो जैसा कि इधर पे देख सकते हो कि इधर पे कोई भी इनपुट फील्ड नहीं है, कोई भी पासवर्ड फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर सिर्फ मैंने ये कोड लिखा है, एक सिंगल कोड, और हम लोग देखेंगे बाद में इंस्पेक्ट करके ब्राउज़र में। तो ये इधर पे ऑटोमेटिकली सारे इनपुट फील्ड्स वगैरह क्रिएट कर देगा। तो
तो बस ये दो चीज़ हम लोग को फॉर्म के अंदर मेंशन करनी होती है और Django ऑटोमेटिकली फॉर्म बना देगा। तो ये रहा बेसिक सा फॉर्म का स्ट्रक्चर और इधर पे हम लोग ने एक बटन दिया है जिस पे क्लिक करके सबमिट होगा ये फॉर्म। और नीचे हम लोग ने डोंट हैव अकाउंट में एक यूआरएल दे दिया है साइन अप का, और नीचे हम लोग ने एक कॉपीराइट का पैराग्राफ लिखा है और ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट है। तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म तैयार हो गया है। चलिए signup.html में कोड लिख लेते हैं। तो signup.html भी सिमिलर है login.html की तरह, सेम टेम्पलेट से इसको यूज़ किया है और सेम पेज है, सिर्फ हेडिंग चेंज हुआ है साइन अप, और पोस्ट CSRF टोकन पैराग्राफ सब कुछ सेम है, बस बटन का वैल्यू चेंज किया है साइन अप। और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है तो लॉगिन के लिए इधर पे एक बटन दिया है इंस्टेड ऑफ साइन अप, और बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो ये पूरा कोड लॉगिन की तरह ही सेम है, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो ये हमारा signup.html भी रेडी हो गया। तो चलिए अभी बारी आती है कि हम लोग मॉडल जब क्रिएट कर रहे थे तब हम माइग्रेशन कमांड देना भूल गए थे, चलो वो कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना होगा। तो मैं प्रीवियस डायरेक्टरी में जाता हूँ और सोर्स माई बिन एक्टिवेट ये कमांड दे के मैंने मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया और वापस से अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे manage.py फाइल है। तो अभी चलो माइग्रेशन कमांड रन करते हैं। प्रोफाइल के लिए हम लोग ने स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लिया था पर टेबल क्रिएट नहीं हुआ अभी डेटाबेस में, और इसके लिए डेटाबेस हम लोग db.sqlite3 है और ये SQLite डेटाबेस है। तो चलो टेबल क्रिएट करने का कमांड है python manage.py मेक माइग्रेशन और स्पेस देके ऐप का नाम। तो अगर आप ऐप का नाम नहीं भी दोगे और डायरेक्टली एंटर प्रेस करोगे तो जितने भी ऐप्स रहेंगे उसके अंदर Django देखेगा और models.py में जो भी अनक्रिएटेड टेबल्स हैं उनको क्रिएट कर देगा। तो कमांड रन करने से पहले settings.py फाइल में आते हैं और ऊपर इंस्टॉल ऐप्स में जाते हैं। तो इंस्टॉल ऐप्स में जैसे हम लोग ने बताया था कि अकाउंट्स और कोर करके दो ऐप्स है, तो ये अभी Django को पता है कि इसमें डिफ़ॉल्ट ऐप्स के अलावा कौन कौन से ऐप्स है। तो माइग्रेशन कमांड्स ये दोनों ऐप को ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा। और डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन इधर पे देख सकते हो कि डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन इधर पे मेंशन है। तो os.path बेस डायरेक्टरी db.sqlite जैसा कि इधर पे देख सकते हो db.sqlite3 का डेटा नाम का फाइल एग्जिस्ट करता है। तो ये डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन था। और माइग्रेशन कमांड रन करने के बाद इधर पे हम लोग देख सकेंगे कि इधर पे कुछ फाइल्स जनरेट हुए हैं। तो चलो एंटर कर लेते हैं। तो जैसा कि इधर पे देख सकते हैं कि क्रिएट मॉडल प्रोफाइल मॉडल क्रिएट हो गया है और यूज़र मॉडल भी क्रिएट हो गया है। और अगर हम लोग माइग्रेशन फोल्डर्स में देखेंगे जाके तो इधर पे हम लोग को कुछ कोड आया है और कुछ फाइल क्रिएट हुआ है। तो ये सब चीज़ Django ने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया है टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो एक बार माइग्रेशन कमांड रन करने के बाद हम लोग को ये सारे चेंजेस पूरे प्रोजेक्ट में रिफ्लेक्ट करवाने होते हैं। तो उसके लिए हम लोग python manage.py माइग्रेट कमांड का यूज़ करेंगे और ये सारे चेंजेस और ये सारे टेबल पूरे प्रोजेक्ट में रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। तो जैसा कि इधर पे देख सकते हैं कि बहुत सारे टेबल्स क्रिएट हुए हैं। तो इंस्टॉल्ड ऐप्स में सिर्फ हमारा 2 ऐप नहीं था और भी बहुत सारे ऐप्स थे, और उन ऐप्स को अगर टेबल की रिक्वायरमेंट है तो Django ने उन सभी के लिए टेबल्स क्रिएट कर दिए हैं। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो चलो हमारा डेवलपमेंट सर्वर रन करते हैं रन सर्वर कमांड की हेल्प से। तो डेवलपमेंट सर्वर रन करने के लिए python manage.py रन सर्वर। तो इधर पे सर्वर रन हो गया है। तो चलो ये एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और ब्राउज़र में कॉपी करके देखते हैं। तो चलिए ब्राउज़र में कॉपी कर लेते हैं URL और एंटर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इधर पे पेज नॉट फाउंड आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग ने स्लैश पैटर्न पे अभी तक कोई भी URL बनाया नहीं है, जिसका मतलब है कि इंडेक्स पेज पे अभी हम लोग ने कोई भी URL नहीं बनाया। सिर्फ हमारे पास लॉगिन, साइनअप और एडमिन और मीडिया का URL है। तो ये आगे हम लोग बनाएंगे इंडेक्स के लिए। तो अगर मैं इधर पे स्लैश और साइनअप लिखूँगा तो मुझे साइनअप पेज दिखेगा, और क्योंकि साइनअप URL मैच होगा।
तो इधर पे आ रहा है टेम्पलेट सिंटैक्स एरर। तो इधर पे कुछ एरर आया है, तो चलो देखते हैं। लोगो डॉट png में कुछ एरर बता रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर पे कोड्स का कुछ एरर है। तो चलो कोड्स रिप्लेस करके देखते हैं एक बार। तो चलो कोड ओपन करते हैं। तो चलो हमारा लॉगिन डॉट HTML और साइनअप डॉट HTML में देखते हैं कि क्या एरर है, और कोड्स रिप्लेस करते हैं। और साइनअप डॉट HTML में भी कर लेते हैं। तो इधर भी हम लोग ने कोड्स को रिप्लेस किया, और चलिए फाइल्स को सेव कर लेते हैं और वापस से इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि पेज लोड हो गया हमारा साइनअप पेज। तो काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है ये पेज। तो ये मैंने टेम्पलेट यूज़ किया था, और इधर पे अभी हम लोग लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन पेज खुल गया, और साइनअप पे क्लिक किया तो साइनअप पेज पे हम लोग वापस से रीडायरेक्ट हो गए। तो हमारा URL अच्छे से काम कर रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं इधर पे इनपुट फील्ड्स आ गए हैं। तो इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि वो फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पी लिखा था हम लोग ने, तो उसने कौन कौन सा कोड जनरेट किया बैकएंड में, और रेंडर होके HTML फाइल हम लोग को दिखी। तो चलो कोड को इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। तो इधर पे मैं कोड को एक्सपांड करता हूँ। तो जैसा फॉर्म के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि इनपुट फील्ड आ गया है, और बहुत सारे पैराग्राफ फील्ड्स भी आ गए हैं, जैसे लेबल, साइन अप, नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल, पासवर्ड। तो ये सारे चीज़ों के लिए इनपुट फील्ड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। हम लोग ने कुछ भी लिखा नहीं था, सिर्फ हम लोग ने एक टेम्पलेट सिंटैक्स लिखा था, और उसने ऑटोमेटिकली सारे चीज़ें क्रिएट करके दे दी। तो ये जेंगो फॉर्म्स का पूरा मैजिक है। तो जेंगो फॉर्म्स इस तरह से काम करते हैं, और इस तरह से उनको कॉन्फ़िगर करते हैं। ये वो लाइन है जो रिस्पॉन्सिबल है। तो फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पैराग्राफ, तो इसने पूरा फॉर्म ऑटोमेटिकली क्रिएट किया, और ये फॉर्म ऑब्जेक्ट हम लोग ने व्यूज़ डॉट py में से हम लोग ने इधर इस पेज पे भेजा था। और यूज़र क्रिएशन फॉर्म में हम लोग ने ये सारे फील्ड्स बताए थे, तो ये सारे फील्ड्स लेके उसने पूरा फॉर्म क्रिएट कर दिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम सिग्नलिंग के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जो भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।